आपका किसी बैंक में जरूर कोई ना कोई सेविंग अकाउंट तो होगा ही। 1 अप्रैल 2026 के बाद आरबीआई और फाइनेंस मिनिस्ट्री मिलके आपके बैंक अकाउंट से रिलेटेड कई सारे रूल्स लागू करने वाली है, जो आपके पैसे निकालने के तरीके से लेकर आपके सोशल मीडिया तक सब कुछ इंपैक्ट करेगा। इस वीडियो में हम 7-8 बड़े चेंजेस के बारे में बात करेंगे। सो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आपका एक छोटा सा गलती आपका लाखों का नुकसान करा सकती है। सबसे पहला है यूपीआई एटीएम विड्रॉ। ये रूल उन लोगों के लिए है जो कार्डलेस कैश सर्विस का यूज करते हैं। लेकिन एक चीज आपने जरूर नोटिस किया होगा कि एटीएम में क्यूआर कोड स्कैन करके यूपीआई के थ्रू यहाँ पे कैश ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, जो कि एटीएम के थ्रू कैश निकालने से कंप्लीटली डिफरेंट है। क्योंकि अगर आप यूपीआई के थ्रू क्यूआर कोड स्कैन करके कैश ट्रांजैक्शन करते हो तो वहां पे कोई लिमिट नहीं है, उसमें कोई चार्ज नहीं देना पड़ता। लेकिन अब से ये रूल चेंज होने वाला है। स्पेशली बड़े बैंक जैसे एचडीएफसी ने ये साफ साफ बोला है कि ये जो यूपीआई बेस्ड कैश विड्रॉ है ये अब फ्री नहीं रहेगा। अब ये आपके मंथली 5 फ्री कैश विड्रॉ में काउंट होगा। थोड़ा सिंपल वे में समझते हैं इसको। मान लो आपका बैंक यहाँ पे मंथली 5 कैश ट्रांजेक्शन फ्री में देता है, तो अगर ऐसे में अगर आपने 3 ट्रांजेक्शन डेबिट कार्ड के थ्रू एटीएम से यहां पे कैश निकाले हैं, इसके बाद यूपीआई बेस यहां पे आपने क्यूआर कोड स्कैन करके कैश विड्रॉ किया है, तो वो भी आपके उसी 5 फ्री ट्रांजैक्शन में काउंट होगा। इसके बाद भी अगर आपने कैश विड्रॉ किया तो यहां पे आपको चार्ज देना पड़ेगा 23 रुपए का हर बार, प्लस उस चार्ज पर एक्स्ट्रा जीएसटी भी। सेकेंड रूल है पैन रूल या कैश लिमिट। ये रूल बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैक्सिमम लोग इसी में फंसते हैं। 2026 में जो भी आपका बड़ा कैश फ्लो है, कैश का खर्चा है, जैसे शादियों में मैक्सिमम कैश यूज होता है, या फिर टैक्स बचाने के लिए बिजनेसमैन या फिर मर्चेंट ये भी कैश में यहाँ पे लेन देन करते हैं, बिजनेस करते हैं, जहां पे सरकार के पास कैश का कोई रिकॉर्ड नहीं होता है कि कितना किसको दिया गया, कितना ट्रांजैक्शन हुआ, जिस पर सरकार टैक्स यहाँ पे नहीं ले पाती है। लेकिन अब से आपके बैंक अकाउंट के थ्रू जितना भी कैश ट्रांजैक्शन होगा उस पर आरबीआई बहुत ही स्ट्रिक्टली ध्यान देने वाली है। आपने न्यूज में जरूर सुना होगा कि अब पैन कार्ड की इंपॉर्टेंस बढ़ती जा रही है और आधार कार्ड की इंपॉर्टेंस थोड़ी सी घटती जा रही है। अब अगर कार परचेज करते हो आप तो वहां पर भी पैन कार्ड की रिक्वायरमेंट होती है, और कार परचेज तक ही ये सीमित नहीं है। मान लो आप कोई लग्जरी वॉच परचेज करते हो या फिर महंगा कोई फर्नीचर परचेज करते हो तो वहां पर भी पैन कार्ड मैंडेटरी है। मतलब कोई भी हाई वैल्यू प्रोडक्ट अगर आप परचेज करते हो तो बैंक इसकी रिपोर्ट इंस्टेंटली यहाँ पे आरबीआई को देने वाली है। अब इसका इंपैक्ट आपके ऊपर बहुत ज्यादा पड़ने वाला है, क्योंकि अब अगर फ्यूचर में आप कोई हाई वैल्यू प्रोडक्ट परचेज करते हो तो उसकी रिपोर्ट यहाँ पे आरबीआई को जाएगी। आरबीआई के आईटी डिपार्टमेंट को अगर आपका हाई वैल्यू परचेज आपके आईटीआर से मैच नहीं करता है तो यहाँ पे आईटी डिपार्टमेंट आपको नोटिस भेज सकती है, आपसे क्वेश्चन कर सकती है कि आपने जो हाई वैल्यू प्रोडक्ट परचेज किया है वो आईटी रिटर्न में क्यों नहीं दिख रहा है। अब ये हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन होता क्या है, कितना होता है, मिनिमम मैक्सिमम इसकी लिमिट क्या होती है, आओ जानते हैं। पहला, अगर आपने अपने सेविंग अकाउंट से 10 लाख या उससे ज्यादा का यहाँ पे कैश डिपॉजिट किया है या फिर विड्रॉ किया है तो इसकी रिपोर्ट बैंक आईटी डिपार्टमेंट को देगी। और ये जरूर याद रखना कि जो मैं 10 लाख का यहाँ पे एक साल में ट्रांजेक्शन बता रहा हूँ ये सिंगल ट्रांजेक्शन की लिमिट नहीं है। पूरे साल में अगर आप 50,000, 10,000, 20,000, 1 लाख करके यहाँ पे टोटल 10 लाख से ज्यादा कैश विड्रॉ या डिपॉजिट करते हो तो डेफिनेटली आईटी डिपार्टमेंट के रडार में आप आ सकते हो। सेकेंड, अगर आपका क्रेडिट कार्ड का बिल 1 लाख से ज्यादा है और उसको पे करने के लिए आप यहाँ पे अपने बैंक अकाउंट में कैश डिपॉजिट करते हो, देन यहाँ पे क्रेडिट कार्ड का बिल पे करते हो, तो इससे भी आईटी डिपार्टमेंट के रडार में आप आ सकते हो। थर्ड है रियल एस्टेट, जिसमें कैश ट्रांजेक्शन का यहाँ पे खेल खत्म ही समझो। अगर आपने किसी भी जमीन की या फिर प्रॉपर्टी की यहाँ पे खरीदी और बिक्री करते टाइम 2 लाख से ज्यादा का कैश ट्रांजेक्शन करते हो, कैश का लेन देन करते हो, तो यहाँ पे आपको 100% पेनाल्टी देना पड़ सकता है। फोर्थ, कैश के अलावा अगर आपने 10 लाख या उससे ज्यादा एक दिन में यहाँ पे आरटीजीएस, एनईएफटी अपने बैंक अकाउंट से किसी दूसरे बैंक अकाउंट में किया, यानी कि पैसा भेजा, तो इसका भी रिपोर्ट बैंक आईटी डिपार्टमेंट को दे सकती है। कुल मिला के आईटी डिपार्टमेंट आपके इनकम पर यहाँ पे नजर लगाए बैठी है। अब चलते हैं सोशल मीडिया के रूल्स पे। 2026 के आरबीआई रूल के अकॉर्डिंग आईटी डिपार्टमेंट को आपके सोशल मीडिया को यहाँ पे ट्रैक करने का अथॉरिटी होगा। अगर आप सोशल मीडिया पर मान लो फेसबुक पर या इंस्टाग्राम पर या फिर किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ये शो ऑफ करते हो कि मैंने यहाँ पे 10 लाख का कार परचेज किया है, फिर या फिर महंगी कोई वॉच परचेज किया है, या फिर 1 महीने में 2 महीने में आप फॉरेन ट्रिप करते हो, तो आईटी डिपार्टमेंट आपके सोशल मीडिया अकाउंट के जो पोस्ट हैं, अपलोड्स हैं, उनको यहाँ पे मैच करा सकती है आपके आईटीआर से। और इनकम टैक्स में अगर आपने अपना नया कार परचेज या फिर फॉरेन जो ट्रैवल कर रहे हो उसका यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं दिखाया
तो फिर इससे प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस साल से सोशल मीडिया पर कुछ भी फ्लैक्स करने से पहले ये जरूर सोच लेना कि कहीं इसके वजह से आईटी डिपार्टमेंट आपको अपने रडार पे ना ले ले। वैसे मैंने आपको अभी तक जितने भी रूल्स बताए हैं वो सारे नेगेटिव रूल्स हैं, लेकिन अब बात करते हैं एक पॉजिटिव रूल्स के बारे में जिससे आपका तगड़ा बेनिफिट होने वाला है। देखो जनरली होता ये है कि अगर आपके पास किसी बैंक का जीरो बैलेंस अकाउंट है तो उसमें बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन होते हैं, जैसे लिमिटेड डिपॉजिट, चेकबुक का अलग से फीस, एटीएम कार्ड के एनुअल चार्जेस और बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस और लिमिटेशन। लेकिन 1 अप्रैल 2026 के बाद ये रूल चेंज होने वाला है, जिसमें आप अगर आपके पास जीरो बैलेंस अकाउंट है तो उसमें बहुत सारे फीचर्स आपको फ्री में मिलेंगे। जैसे अगर आपके जीरो बैलेंस अकाउंट में यहाँ पे डिपॉजिट करते थे तो मंथली कुछ ना कुछ लिमिट होती थी कि आप 5 बार ही मंथली यहाँ पे कैश डिपॉजिट कर सकते हो अपने जीरो बैलेंस अकाउंट में। लेकिन 1 अप्रैल 2026 से अब ये जीरो बैलेंस के जितने भी रिस्ट्रिक्शंस हैं, रूल्स हैं, वो सारे हटने वाले हैं। तो नॉर्मल कस्टमर जिनका जीरो बैलेंस अकाउंट है उनको बहुत सारे फीचर फ्री में मिलेंगे। नेक्स्ट रूल है फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग से रिलेटेड। वैसे ये रूल स्टॉक मार्केट का है तो आरबीआई के अंडर नहीं आती है, हालांकि सेबी के अंडर आती है। फिर भी इसको जानना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपके पैसों के रिलेटेड ही अपडेट है। अगर आप उनमें से हो जो ऑप्शन ट्रेडिंग करके पैसे कमाते हो तो आपका कॉस्ट ऑफ ट्रेडिंग बढ़ने वाला है। देखो अगर आप 10 लाख का फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे सेल करते थे तो यहाँ पे आपको 200 रुपए का एसटीडी चार्ज लगता था, लेकिन अब यहाँ पे ये 500 रुपए का एसटीडी चार्ज लगेगा। और ऑप्शन ट्रेडिंग में भी टैक्स को 50% से बढ़ा दिया गया है। पहले 10,000 के प्रीमियम टर्नओवर पे 10 रुपए का टैक्स लगता था, लेकिन अब 15 रुपए का टैक्स लगेगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि इक्विटी डिलीवरी 0.1% और इंट्राडे कैश 0.025% के रेट में कोई भी चेंजेस नहीं हुआ है। तो अगर आप ऐसे इन्वेस्टर हो जो शेयर्स को बाय करते हो यानी कि खरीदते हो तो आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। नेक्स्ट रूल है डिजिटल फ्रॉड कंपनसेशन से रिलेटेड। ये एक ऐसा रूल है जिससे आप लोगों को काफी अच्छा फायदा होगा। देखो इस टाइम का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो है डिजिटल फ्रॉड का, और ये बात आरबीआई जानती है कि स्कैमर्स इस टाइम बहुत ही एडवांस हो चुके हैं। तो इसको कम करने के लिए आरबीआई 1 जुलाई 2026 से यहाँ पे एक नया कस्टमर फ्रेंडली रूल लाने वाली है। मान लो अगर आप किसी स्मॉल डिजिटल फ्रॉड का शिकार होते हो, स्मॉल डिजिटल फ्रॉड से मेरा मतलब है कि मैक्सिमम 50,000 तक आपके साथ यहाँ पे डिजिटली फ्रॉड किया जाता है, तो आपको यहाँ पे आरबीआई कंपनसेशन देगी 85% का। लेकिन फिर भी इसमें 3 चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट है कैपिंग, जो कि है 25,000 रुपए का। इसको ऐसे समझ सकते हो कि अगर आपके साथ 25,000 रुपए या उससे कम का फ्रॉड हुआ है डिजिटली, तो यहाँ पे आपको 85% तक कंपनसेशन मिल सकता है। लेकिन 25,000 से ज्यादा अगर आपके साथ डिजिटल फ्रॉड हुआ है, मान लो 40,000 का या 50,000 का हुआ है, तो मैक्सिमम आपको यहाँ पे 25,000 रुपए तक का ही कंपनसेशन मिल सकता है आरबीआई की तरफ से। सेकेंड है 5 डेज रूल। ये इंपॉर्टेंट है, मतलब अगर आपके साथ डिजिटली फ्रॉड हुआ है तो आप मैक्सिमम यहाँ पे 5 दिन के अंदर अंदर अपने बैंक को आप रिपोर्ट करोगे कि आपके साथ कोई डिजिटल फ्रॉड हुआ है, और आपको बैंक के साथ पूरा डाटा शेयर करना होगा कि जो स्कैमर्स हैं वो किस तरह से आपके साथ फ्रॉड किया है। स्कैमर ने आपको फोन किया है तो फोन नंबर बताना होगा, किसी बैंक अकाउंट में पैसे डलवाए हैं तो बैंक अकाउंट की डिटेल्स देनी होगी आपकी भी और स्कैमर के भी, मतलब जो भी डिटेल्स है आपको बैंक के साथ शेयर करना होगा 5 दिन के अंदर। अगर आप 5 दिन के बाद अगर शेयर करते हो अपना फ्रॉड वाला प्रॉब्लम, तो यहाँ पे आरबीआई से कंपनसेशन लेने में थोड़ा मुश्किल होगा। और थर्ड रूल है वन इन ए लाइफ। इसका मतलब है कि आप कंपनसेशन एक बार ही ले सकते हो अपने पूरे लाइफ में, इसके बाद आपको आरबीआई कोई भी कंपनसेशन नहीं देगी। और अब लास्ट रूल है लोन रिकवरी से रिलेटेड। हमने देखा है कि लोन के रिकवरी एजेंट कस्टमर से बहुत ही बदतमीजी से बात करते हैं, कई बार तो एब्यूज लैंग्वेज का भी यूज करते हैं, और इनका फोन करने का अलग ही मामला है। मतलब रात में कितना भी बज रहा हो, ये कभी भी फोन करके आपको परेशान कर सकते हैं। हालांकि ये बात आरबीआई को पता है कि रिकवरी एजेंट का बिहेवियर कैसा है, इसलिए आरबीआई ने एक तगड़ी गाइडलाइंस निकाली है जिससे कि कस्टमर का प्रोटेक्शन बढ़ सकता है। क्या गाइडलाइंस है वो भी एक बार देख लेते हैं। फर्स्ट गाइडलाइंस ये है कि किसी भी बैंक और एनबीएफसी के जो लोन रिकवरी एजेंट हैं वो किसी भी कस्टमर को फिजिकली और मेंटली हरासमेंट नहीं कर सकते। सेकेंड गाइडलाइंस है फोन कॉल का टाइमिंग। कोई भी बैंक के रिकवरी एजेंट सुबह के 8 बजे से शाम के 7 बजे तक ही कॉल कर सकते हैं या फिर आपके घर पे विजिट कर सकते हैं। उसके बाद अगर ये आते हैं तो ये सीधा आरबीआई के रूल को ब्रेक करना होगा। थर्ड गाइडलाइंस है कस्टमर का प्राइवेसी। मैक्सिमम टाइम जब कस्टमर लोन का ईएमआई नहीं पे कर पाता तो ये रिकवरी एजेंट कस्टमर के रिलेटिव्स और फ्रेंड को फोन करने लगते हैं, देन इनका कहानी बताने लगते हैं। कुल मिला के कस्टमर का इमेज गिराते हैं यहाँ पे फ्रेंड और फैमिली के सामने। लेकिन आरबीआई ने अब क्लियरली बोला है कि किसी भी कस्टमर का यहाँ पे लोन रिकवर
रिकवर करना है तो आप उनके फैमिली और फ्रेंड को फोन नहीं कर सकते, उन्हें आप परेशान नहीं कर सकते। और कस्टमर का इमेज और रेपुटेशन यहाँ पे फ्रेंड और फैमिली के सामने खराब करना भी ठीक नहीं होगा। और बैंक और एनबीएफसी फिर भी ऐसा करते हैं, यानी कि रूल को फॉलो नहीं करते हैं, तो आरबीआई इन पर भारी पेनल्टी लगा सकती है या फिर इनका रिकवरी लाइसेंस भी कैंसिल कर सकती है। तो ये थे कुछ आरबीआई के रूल्स। वैसे ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल लगी होगी तो लाइक करके अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर कर दो, ताकि उनको भी पता चले कि 2026 में बैंकों से सेविंग अकाउंट से रिलेटेड क्या क्या रूल्स आने वाले हैं, क्या क्या बदलाव होने वाले हैं। वैसे हमारे चैनल पे बहुत जल्दी 50 के यानी कि 50,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होने वाले हैं, तो मेक श्योर देख लेना कि आप सब्सक्राइब किए हो कि नहीं। अगर नहीं किए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।